नमस्कार दोस्तों, मैं शबनम कुमारी आप सभी को इस छोटे से मंच पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो बताइए कैसी चल रही है तैयारी। उम्मीद है काफ़ी डेडिकेटेड के साथ आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे और उसी तैयारी को मजबूती प्रदान करने के लिए मैंने यूनिट 5 से यूनिट 10 तक की रचनाओं पर मैराथन क्लास लाने की विचार कर रही हूँ। सभी का क्लास अलग अलग होंगे। आप लोग का सहयोग रहेगा तो जल्द ही लॉन्च करूँगी। अभी हम लोग माटी की मूर्ति के मूल पाठ को देख रहे थे। अब तक हमने 6 चरित्र का वर्णन किया। अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में है, जाकर देख लीजिएगा। और आज के इस सेशन में हम लोग बाल गोविंद भगत और भौजी को देखेंगे। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। बाल गोविंद भगत। न जाने वह कौन सी प्रेरणा थी जिसने मेरे ब्राह्मण का गर्भोन्नत सिर उस तेली के निकट झुका दिया था। जो राम वृक्ष बेनीपुरी जी थे, ब्राह्मण थे, और वे कहते हैं कि क्या पता कौन सी ऐसा जादू था, कौन सी प्रेरणा था जिससे मैं उस तेली के निकट, जो बाल गोविंद भगत थे, तेली थे, उनके निकट उनका सिर जब हम मिलते थे तो झुका ही लेते थे। जब जब वह सामने आता मैं झुककर उसे राम राम किए बिना नहीं रहता। माना वे मेरे बचपन के दिन थे, किंतु ब्राह्मणता उस समय 16 कला से मुझ पर सवार थी। दोनों शाम संध्या की जाती, गायत्री का जप होता, धूप हवन जलाए जाते, चंदन टीका किया जाता और सारी चेष्टाओं से ब्रह्म को जानकर पक्का ब्राह्मण बनने की कोशिश होती। ब्रह्म जानती ब्राह्मणा। इस ब्राह्मणत्व के जोश में मैंने ऐसे कई ब्राह्मणेतर लोगों को पागलपन करना छोड़ दिया था जिन्हें गांव के नाते बचपन से ही करता आया था। कहाँ मैं और कहाँ हमारे समाज के सबसे नीचे स्तर का यह तेली। यह क्यों बरबस मेरे सिर को झुका डालता। तेली जिसका मुंह देखने के बाद यात्रा सफल नहीं होती है, ऐसी व्यवस्था दे रखी थी हमारे समाज ने। तेलिया मसान यह घृणास्पद आस्पद जुड़ा था जिस जाति के साथ, और तब तक मुझ में वह ज्ञान भी नहीं था कि मैं समझूं कि ये सारी बातें हमारे सड़े समाज की घृणितम मनोवृत्ति की सूचक है। हाँ, बाल गोविंद भगत तेली थे, किंतु तेलियों में साधारणतः पाया जाने वाला काला रंग नहीं था उनका। मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 से ऊपर ही के होंगे। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजुट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीरपंथियों की सी कनपट्टी टोपी। जब जाड़ा आता तो एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीका की तरह शुरू होता और गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, किंतु उनके बेटे और पुतोहू को मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते। कभी झूठ नहीं बोलते, खराब व्यवहार रखते, किसी से भी दो टुक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाता था कि लोगों को कौतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लादकर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ। मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजारा चलाते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे सादे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी है। आसमान बादल से घिरा और धूप का नाम नहीं। ठंडी पुरवाई चल रही है।
ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथेरे अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे की पंक्तिवत खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतें की ओठ काँप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वाले की अंगुलियां क्रम से चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या फिर कोई जादू? भादों की वह अंधेरी अधरतिया अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार बारिश खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की टरटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है कि वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। उस भरे बादलों वाली भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसने चौंका देता। अरे, जब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है तो बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जाग रहा है। तेरी गठनी में लगा चोर मुसाफिर जाग रहा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई, जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वे सवेरे ही उठते हैं। न जाने किस वक्त जगकर वह नदी को जाते, गांव से 2 मील दूर। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भीड़े पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने को टेरने लगते। फिर आगे लेखक कह रहे हैं कि मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माँ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही जग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत बगीचा घर सब कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्यमय से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुँह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खिचड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी अंगुलियां खजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आ जाते, उत्तेजित हो उठते थे कि मालूम होता कि अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते थे। गर्मियों में उनकी संध्या कितने ही उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियाँ और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते और उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती और तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। एक निश्चित गति से उस ताल के स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था, कुछ सुस्त और कुछ बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। उनकी समझ में ऐसी आदमियों पर ही ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। पुतोहू की विशेषता कर रहे हैं लेखक कि पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों की कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। हमने सुना कि बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया।
बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपे रहते थे। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी। सिरहाने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोह रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही, किंतु बालगोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। कहते कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई, बिरहनी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन सी बात है। मैं कभी कभी सोचता कि यह पागल तो नहीं हो गए हैं, किंतु नहीं। वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय देता आया है। बेटे के क्रियाक्रम में तुल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। उनकी जाति में पुनर्विवाह कोई नई बात नहीं, किंतु पतोहू के आग्रह था कि वह यहीं रहकर भगत जी की सेवा बंदगी में अपना वैधव्य के दिन गुजार देगी। लेकिन भगत जी का कहना था, नहीं, यह अभी जवान है, वासनाओं पर बरबस काबू रखने की उम्र नहीं है, मन मतंग है, कहीं इसने गलती से ऊंच नीच में पैर रख दिए तो। नहीं नहीं, तू जा। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। कौन कह रही है? जब बेटा मर गया था पुतौ उनकी कह रही है। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी का क्या चलती। बालगोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने को क्या हक, और गृहस्थी किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर रखा थे। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते जाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4 दिन 5 दिन तक आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में ही वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जुन गीत, स्नान, ध्यान, खेतीबाड़ी देखना। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टालते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता है कि जैसे तागा टूट गया हो। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बालगोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजरा पड़ा था। ऐसे थे बालगोविंद भगत। और अगला चरित्र किनका है? भौजी का। तो चलिए देखते हैं भौजी का चरित्र। अगला चरित्र है भौजी। मैं जिंदगी में पहले पहर उस दिन पालकी पर बैठा था। भैया की शादी होने जा रही थी और मैं सहवाला था। सहवाला किसको कहते हैं? जो लड़का के साथ जो भाई जाता है उसी को क्या कहते हैं? सहवाला कहते हैं। पालकी पर भैया थे और मैं था। 4 मुस्टंडे कहार हमें ढोते जाते। पालकी के भीतर चमकीले गुच्छे लटक रहे, ऊपर कारचोबी का उकाम चमचम कर रहा, आगे पीछे बाजे बज रहे हैं, ढोल, सहनाई, बांसुरी, ताशे, सिंघे, सबको मिलाकर एक अजीब सा एक शब्द हो रहा है। बगल में बल्लम लिए और पताका फहराते पायक चल रहे हैं। हमारे बोदल ठाकुर हजाम हम पर चवर डुला रहे हैं। घोड़े तो सवारों को लेकर सर के आगे निकल गए थे। हाथी के घंटे हम सुन रहे थे। भैया सजे सजाए थे, रंगीन चमकदार कपड़े पहने, सिर पर जरी की टोपी दिए। उनके मस्तक पर चंदन की अजीब छाप थी, आँखों में काजल था। एक रुमाल से वह मसे भींगी हुई है, जिस पर अपने उन अधरों को ढापे हुए थे। न जाने भैया के मन में क्या क्या भाव उठ रहे थे, किंतु मैं तो मस्त था अपनी इस पहली बारात यात्रा पर, बाजे गाजों पर। हाँ, कभी कभी सोचता कि भौजी भैया से पहले तो मैं देखूंगा ना। शाम को बारात दरवाजे लगी। अच्छी बारात थी।
अच्छा परीक्षावन हुआ। चूने से पुता हुआ भैया की ससुराल का वह खपरेल मकान कोलाहल से फटा जा रहा था। दरवाजे के भीतरी हिस्सों में स्त्रियां का एक अच्छा खासा झुंड भैया का चुमावन कर रहा था। भैया के हाथों में पान सुपारी रखे गए, रुपये रखे गए, दही की छोटकी मटकी रखी गई। और भैया के इस आव भगत पर मेरे मन में कुछ ईर्ष्या जगी ही थी कि एक युवती मेरे गाल पर दही लगाकर ठठा दी। हंसी की एक तरंग सी उठ गई। सभी स्त्रियां नहीं युवतियां ठहाके मारकर जोर जोर से हंस रही थी। इस हंसी के साथ हमारे कानों में अट्ठासों का एक हुजूम आकर टकराया। दरवाजे के बाहरी हिस्से में सरातियों और बारातियों में दिल लगी चल रही थी। दोनों पक्ष जवान दराजी से नहीं, अट्ठासों के जोर से एक दूसरे को पराजित करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत देर तक हंसी होती रही, किंतु अंत में हंसी हंसी में तानातानी हो गई। मक्खन में मानो रेत मिल गई। बारात में मेरे फूफा जी भी आए हुए थे। मेरे फूफा जी गोरे खूबसूरत नौजवान थे। चंपारण में उनका घर था। उस जमाने में उनके यहाँ सिर पर जुल्फ रखने का रिवाज था। शौकीन नौजवान सिर पर लंबे घुंघराले बाल रखते, जिन्हें कंघी से दो हिस्सों में बड़ी सुघराई से बांटे रखते। भैया की ससुराल का गांव संस्कृति के लिहाज से बहुत पिछड़ा था, इसमें तो कोई शक ही नहीं। फूफा जी के इन बालों पर किसी ने भद्दा मजाक कर दिया। फूफा जी शरीफ थे, चुप रहे, किंतु हमारे पक्ष वालों ने इसे बुरा मान लिया। उनके अपमान को अपने सर्वश्रेष्ठ आदरणीय अतिथि का अपमान समझा और बात बात में बात बढ़ गई और किसी ने गुस्से में कह दिया कि बारात लौटा ले चलो। फिर क्या था, एक अजीब हुड़दंग मच गया। चलो चलो और घेरो घेरो का दौरा दौरा हुआ। घोड़े वाले तो घोड़े दौड़ाकर निकल गए। हाथी को लोगों ने लट से घेर लिया। बाराती सराती इस तरह मिल गए कि समझ में नहीं आता था कि कौन क्या है। हमारी पालकी एक अजीब ढंग से चक्कर काट रही थी। कभी एक पक्ष उसे 10 गज आगे घसीट ले जाता तो कभी दूसरा पक्ष 10 गज पीछे। बेचारे का हार हक्के बक्के बने हुए थे। कभी कभी मैं पालकी में ही लाठियों की खटखट सुनता। यह अजीब बारात, पहले ही बारात का यह अजीब अनुभव। खैर, थोड़ी देर में फिर शांति हुई। मेरे बाबा बड़े ही शांतचित्त व्यक्ति थे। उन्हीं के प्रयत्न से शांति हुई। बारात जनवासे में आई और सब लोग निश्चिंत हुए। बाबा को कहते सुना, बुरी जगह पोते की शादी की है, भगवान इनकी छाप से इनके बाल बच्चों को बचाए। बाबा क्या कह रहे थे, जब इस तरह से झगड़ा हुआ था बाराती में, तो बाबा कह रहे थे कि लगता है कि पोता की शादी गलत जगह हो गया है, भगवान इसकी छाप से इन बाल बच्चों को बचाना। भारतीय परिवार में भौजी का वही स्थान है जो मरुभूमि में ओएसिस का। यह भी लाइन कई बार एग्जाम में बना है। भारतीय परिवार में भौजी का वही स्थान है जो मरुभूमि में ओएसिस का। दे देगा कि किस रचना की यह पंक्ति है, तो माटी की मूर्ति में। धधकती हुई बालू की लू लपट में दिन दिन रात रात चलते चलते जब मुसाफिर दूर के खजूरों की हरी हरी फुनगी को देखता है, उसकी आंखें ही नहीं तृप्त हो जाती, बल्कि उस शरीर का रोम रोम पुलकित और उसकी शिराओं का एक एक रक्त बिंदु नृत्यशील हो उठता है। इसमें लेखक अपने समय की बात करते हुए वर्णन करते हैं कि परिवार को ही ले लीजिए। पति अपनी पत्नी से बचे बचे फिरने की कोशिश करता है। पत्नी की शर्म या संकोच का क्या कहना। चुप चोरी से मिलो, होठ होठ से बातें करो और देखो हंसी घूंघट और रुमाल से बाहर न निकले। बेटी बेटे अपने पिता माता के सामने हंसना इठलाना बुरा समझते हैं। किसी के घर में अगर कोई वृद्ध पितामह बचे हैं, तब मानो सबके मुंह पर ताला लग गया है। जवान बहनें भाई के सामने आने जाने में संकोच करती है, तो भाई भी उनसे अलग अलग ही रहने की कोशिश करता है। छोटे भाई की पत्नी की छाया बड़े भाई पर नहीं पड़नी चाहिए। बहुएं सास को देखते ही सहम उठती है। जेठानी सास नंबर 2 का काम करती है। जो लड़की हंसती खेलती चुगले करती या तेजी से चलती है, उसकी जिंदगी मुहाल है। तिरिया चंचल अति बुरी, क्या कवि गिरधरदास नहीं कह गए हैं। इस तरह के निरांदर निष्पन्द जीवन में भौजी की स्थिति सचमुच अरब में हरा भरा नखिलिस्तान का है। घर भर में और कहीं जो कुछ हो, जहाँ भौजी वहाँ विनोद और व्यंग हमेशा मंडराया रह करते हैं। रंग जहाँ तरंग पैदा करता है, किशोरी ननदे और नौजवान देवरों का जमघट, हा 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 ही लपट झपट उठा पटक। छोटे छोटे बच्चे बच्चियां भी जहाँ अपने को रस में सराबोर करने में बाज नहीं आते। भौजी आई, मेरा घर भी आनंद कुंज बन गया।
भौजी अभी बिल्कुल किशोरी थी। उनके अधरों पर पूरा रस नहीं आया था। उनके अंग अभी पूरे नहीं भरे थे। लंबी पतली छड़ी सी, लेकिन सोने की छड़ी नहीं, इसे कहने में मैं संकोच नहीं करूँगा। उनका वर्ण द्रविड़ आर्य रक्त के सुंदर सम्मिश्रण का नमूना था। वर्ण ही नहीं, गठन भी। उन्नत ललाट, भवे हुई ओठ, पतली पतली, काले बालों में घुंघरूलापन, जब उन्हें खोलती तब अजीब लहरदार मालूम होते थे। बेगिरदावों से भरी यमुना की धारा नाक ललाट के नज़दीक जाकर जरा चिपक सी गई, किंतु उसका उग्र भाग काफ़ी सुंदर, मोहक। होठ कुछ मोटे, किंतु चिबुक का रसीलापन इनके इस किंचित ऐब को ढक देता, और उस होठों के भीतर जो पंक्तिबद्ध सुंदर चमकीले दांत थे, जब भौजी हंसती तो सचमुच मोती झड़ने लगती। मुझे अपने बचपन में तो ऐसा ही मालूम होता था। थोड़े ही दिनों में भौजी ने सबको अपने स्नेह सुध में बांध लिया। घर की बड़ी बूढ़ियों की भी वह प्रशंसा पात्र बन गई। भौजी उनका सेवा सत्कार करती, उनके आदेशों को सिर आंखों पर लेती। भौजी में हुनर भी अच्छे हैं। वह बढ़िया सिलाई करती, कसीदा काटती। जब खाना बनाने लगी तो उनकी तारीफ और बढ़ गई। खाना अच्छा ही नहीं बनाती, बल्कि बहुत ही बढ़िया ढंग से परोसती थी। परोसने की भी एक कला होती है, एक भौजी ने यह सिद्ध कर दिया। भौजी की तारीफें होती, भैया की माँ मेरी चाची फूली नहीं समाती। ऐसी सुंदर सुघड़ पतोहू पाकर भला कौन सास अपने को किर्त किर्त नहीं समझेगी। भौजी का घर हम देवरों का केली भवन था। ज्यों ही गांव का पाठशाला से छुट्टी मिली, हम दौड़े दौड़े भौजी के घर घुसे। भौजी हंसकर हमारा स्वागत करती, जलपान कराती, सुपारी लौंग देती, जिनमें मुनक्के भी मिले होते थे। भौजी से गप्पे लड़ती, खेल होते, दिल्लगियाँ होती, गालियाँ होती, हाथापाई और धामा चौकड़ी भी। भौजी अभी किशोरी ही थी। हम कई देवर मिलकर उन्हें पराजित भी कर देते थे। कभी कभी हम मौज में आते तो उस छोटे से घर में ही आँख मिचौनी भी खेल लेते। गृहस्थ का घर था, लंबा चौड़ा, अगल बगल जगह जगह अन्न रखने की मिट्टी की कोठियाँ पड़ी थी। एक कोने में एक बड़ा सा काठ का संदूक था। हम उन्हीं के आड़ में छिपते छिपाते। एक दिन मुझे एक नई बात सूझी। मैं एक कोठी में चढ़कर घर की मोटी धरन पर जा छिपा। भौजी घर के कोने कोने में खुजकर भाग गई। कोठियों की ओट में मैं संदूक के पीछे और मैं नीचे में नहीं मिला, और उन्होंने कोठियों के पेट में भी झांकना शुरू किया। इसी समय मैं धरन पर से अट्ठास कर उठा। वह चौकी चकित हुई। तब तक मैं कोठी पर होते हुए उनकी गर्दन पर था, और वह मुझे लिए दिए खाट पर आ गिरी। हंसते हंसते हम दोनों के पेट में गुदगुदी सी लग गई थी। उस साल जो पहली होली आई, उसकी बात मत पूछिए। बसंत पंचमी से होलिका दहन तक 1 महीना 10 दिनों तक हम रंग में सराबोर थे। कहीं से खेलते कूदते आए, या तो भौजी ने ही हमारे गालों में धक्का दे दिया, या हमने ही उनके गालों पर अबीर मल दी। खास होली के दिन पहले तो हमने उन्हें खूब मिट्टी पानी से चाह बोझ कर दिया, और दोपहर के बाद तो बिल्कुल रंग में ही जैसे डुबो दिया हो। गांव भर की ननदे और देवर आए थे। सबने अपने मन के अरमान निकाले। सबकी खातिर बात भौजी ने उसी प्रेम भाव से की। सबकी जबान पर भौजी की तारीफ थी। लोग यह भूल ही गए थे कि भौजी उस गांव से आई है जिसकी निंदा करते ही सभी बाराती लौटे हैं। इसके 10 बरस बाद की बात है। मैं अब शहर में पढ़ता हूँ। कभी कभी ही घर पर जाना होता है। घर भी वह पुराना घर नहीं रहा। समूचा सिराज बिखर चुका है। एक ही घर में कई चूल्हे जल रहे हैं। आपस में बाट बखरा भी हो चुका है। चाचा और भैया भी जुदा हो चुके हैं। भौजी भी हमसे अलग है। उनकी सास मेरी चाची मर चुकी है। अब भौजी ही अपने घर की मालकिन है। उसकी गोद में एक बच्चा है, मेरा प्यारा भतीजा। लोगों के चूल्हे ही नहीं अलग हुए हैं, दिल भी जुदा हो चुके हैं। न वह प्रेम भाव है, न वह शील स्वभाव। सारा घर कलह में फंसा हुआ है। मर्द तो भर दिन काम धंधे में फंसे रहते हैं, अलग अलग खेत खलियानों में लगे रहते हैं, किंतु औरतें तो एक ही आंगन में रूटीन के 2-4 काम, खाना बनाना आदि करती है, और बाकी समय में हुक्का पी पी कर झगड़ती है। खाना बनाते समय भी उनके मुंह बंद रखने की जरूरत नहीं होती। कलह कलह कलह। सारा घर जैसे नरक बन गया है। घर के कुछ बुजुर्ग जैसे बाबा या बड़े चाचा खाना खाते तो कुछ देर के लिए जैसे विराम संधि हो जाती, नहीं तो कलह का चरखा दिन रात चला करता। हाँ, निंद्रा माई भले ही उसमें कुछ घंटों का व्यवधान कर दे। और इस कलह में भौजी का स्थान कुछ पूछिए मत।
खानदान और प्रारंभिक वातावरण का क्या असर होता है स्पष्ट देखिए। 10 वर्षों तक जो बारूद राख के नीचे झपझपी थी वह अचानक विस्फोट कर उठी है। जिस मुंह से कभी फूल झड़ते थे अब उससे 20 बुझे तीर निकलते हैं। भौजी की गालियां अरे कलेजे को भी जैसे आर पार कर जाए। लेखक आगे कहते हैं कि स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए, भाभी का दर्जा माता का है, नई रोशनी की पुस्तकों में मैंने पढ़ रखा था। फिर मैं एक दिन धीरज खो बैठा। मैं घर की इस कलह से दूर रहने की कोशिश करता, भौजी के बच्चे को दिन भर कंधे पर लिए चलता। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि भौजी के बाणों का निशाना मुझे भी होना पड़ेगा। किंतु यह क्या, उस दिन मैंने खाने गया, देखा आंगन में कोहराम मचा है। मैंने धीमे से भौजी से कहा कि थोड़ी देर मेहरबानी कीजिए, फिर इस घर को नरक तो रहना ही है। बस फिर क्या था, भौजी बरस पड़ी और एक पर एक तीर ऐसे ताक ताक कर कलेजे में मारे कि मैं आपे में नहीं रहा। क्रोध से पागल हो बेहोशी में क्या करने जा रहा था यह तब पता चला जब देखा भैया मुझे पकड़े हुए हैं और भौजी घर के किवाड़ बंद कर चित्कार कर रही है। यह नहीं कि भैया मुझसे झगड़ रहे थे या भौजी पर मैंने हाथ छोड़ा था। मुझे अपनी ओर बढ़ते देखकर पहले तो उन्होंने ताने पर ताने दिए जैसे मैं उनसे रुक जाऊंगा, फिर भागकर घर में बंद हो गई और जोर से चिल्ला पड़ी जैसे मैंने उन्हें पीटा ही हो। हल्ला सुनकर भैया दौड़े हुए आए थे और अब मुझे आंगन से बाहर ले जाने की कोशिश में थे। निस्संदेह मैं अपने गुस्से पर शर्मिंदा था। यदि भौजी ने अपना बचाव न किया होता, तब वक्त पर भैया न आ गए होते तो मुझसे कुछ अक्षम्य अपराध हो गया होता और इसका प्रभाव घर पर क्या पड़ता कह नहीं सकता। किंतु इस घटना से मैंने एक सबक लिया। ज्यों ही घर का सूत्र मेरे हाथों में आया, मैंने अपने परिवार को उस घर से अलग करने का निश्चय कर लिया। अलग मकान बनाया और उसी में चला गया। लेकिन थोड़े ही दिनों में मैंने देखा कि भौजी साधारण स्त्री नहीं है। जब तब वह वहां आकर भी अपने दिल का बुखार उतार जाती है। गांव ही छोड़ देना पड़ा। कभी कभी मैं सोचता हूँ और शायद वही करता, अगर एक और बात नहीं होती तो खास उसी दिन के लिए आज ये पंक्तियाँ लिख रहा हूँ। नहीं तो अपनी स्वर्गीय भौजी की जग हंसाई के लिए अपनी कलम उठाने से पहले उसे तोड़ देना मैं पसंद करता। वह कलम टूट जाए जो निंदा के लिए ही उठती है। यह भी लाइन महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन में बना है। हमारे एक दोस्त है, एक संपादक दोस्त, कट्टर राष्ट्रीयतावादी और हम हैं समाजवादी। अतः ऐसे मौके आते हैं रहते हैं कि हमसे नाराज होकर अपने पत्र के कॉलमों में हमें खरी खोटी सुनाने में सर्फ करते हैं। उसकी निर्मम आलोचनाएं उफ हम तिलमिला उठते हैं। किंतु यह देखा है कि ज्यों ही सरकार ने हम सब पर प्रहार किया या किसी दकियानुकी अखबार में हमारी निंदा की, तब बस उनकी आलोचनाओं की बैटरी उस ओर मुड़ी, मानो उनकी दलील हो कि ये हमारे हैं, हम उन्हें गाली दे या पुचकारे, भला तुम कौन होते हो इनकी ओर आँख उठाने वाले। आँख उठाओगे तो उसे फोड़ दूंगा। हाँ, कुछ इसी तरह जोश खरोश में वह टूटते हैं उनकी ओर। और यह कहना तो फिजूल ही है कि व्यक्तिगत सुख दुख में वे इस तरह हमारे शरीक होते हैं कि यह कल्पना भी नहीं की जा सकती कि वे हमारे तीव्र आलोचक भी रह चुके हैं। मेरी भौजी की हालत भी यही थी। वे हमें गालियां देती, हमसे झगड़े करती, हमारी जिंदगी हराम किए रहती, किंतु मान लीजिए वह बकझक कर रही हो कि उन्हें खुश करने या उत्साहित करने के लिए कोई स्त्री बीच में टपक पड़ी और हमें खरी खोटी सुनाने लगी। फिर क्या, भौजी झट पर पलट पड़ी। किसने तुम्हें कहा कि मेरे बीच पड़ने को? वे बुरे हैं और तुम? हट मेरे सामने से, सूप जैसे छलनी को जिससे सहस्र छेद। मैं तुम्हें नहीं जानती डायन कहीं की, किंतु मुझ पर तुम्हारा डायन पर नहीं चलेगा। मैं तुम्हारी आँख निकाल लूँगी और जीभ खींच लूँगी, ओझा बुला के नंगी नचवा दूँगी। मेरे नैहर में है एक ओझा की जिसे देखते ही डायने कपड़े खोल देती है। हाँ, वे बुरे हैं तो तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मैं समझ लूँगी उनसे। मैं दवेल हूँ जो किसी की मदद खोजूँ। निकल यहाँ से। यों ही क्या क्या बकने लगी। वह बेचारी भौचक चुप रफू चक्कर हो गई। नहीं तो हमसे झगड़ा छुटकर उसी से जा जुटा और इस जवान के झगड़ों में कौन उनसे पार पाए। फिर ज्यों ही कोई व्रत त्योहार आया कि पूरी विराम संधि हो गई। यूँ तो भोजी का बदन इस तरह का कसा हुआ था कि वह हमेशा ही अपनी उम्र से छोटी दिख पड़ती। 40वें वर्ष में भी चेहरे पर आव, दांतों की चमक, छाती पर उभार, चाल की मस्तानापन,
किंतु व्रत त्योहारों में अपने को सज धज कर रखने में कभी नहीं चूकती। होली में तो जैसे पागल हो उठती थी। उसी अधवैस चिंता में जर्जर देवरों को खोज खोज के बुलाती, हाथापाई करती और कीचड़ से उन्हें नहाती और स्नानादि के बाद उन पर अबीर और अबरक डालती। ऐसी एक भी होली मुझे याद नहीं जब भौजी के हाथ से मीठी पानी, अबीर, अबरक पाने या मालपुए गुलगुल्ले खाने का मौका नहीं मिला हो। भौजी का बेटा सयाना हो चला था, लड़की भी काफ़ी बड़ी हो चली थी। मैंने एक बार कहा कि भौजी अब इन बच्चों को होली खेलने दीजिए, हम और आप देखा करें। भौजी बोली, वाह बबुआ, जवानी ढल गई तो क्या मन भी ढल गया है। बच्चे अपने होली खेले, हम अपनी होली खेलते हैं। उनके अपने दिल, हमारे अपने दिल। भौजी का रोआ रोआ हंस रहा था और बच्चों से उनका कितना स्नेह रहता था। इस झगड़े झमेले के बीच में भी मेरे घर आती और मेरे बच्चों को उपटन और तेल लगा जाती, काजल लगा जाती, उन्हें गोद में लेकर खिलाती, हंसाती। एक बार देखा कि मेरे बच्चे को गोद में लिए उसकी माँ से झगड़ रही थी और ज्यों ही बच्चा रो उठता है तो झट से अपना स्तन उसके मुंह में रख देती है। एक दिन इसी तरह का उनका कलह मेरी रानी से चल रहा था। मेरे बड़े बच्चे के रोने की आवाज़ आई। झगड़ा छोड़ यह कहती हुई दौड़ी आई, किसने मेरे बच्चे को मारा। बात सी झपटती उसी ओर गई और मैंने देखा बच्चे को लिए दौड़ी आ रही है। बच्चा जोर जोर से रो रहा है। उसने बिढ़नी के डंक मारा था। बच्चे को मेरी रानी की गोद में रखी और दौड़ी दौड़ी गई और किरासन के तेल ले आई, गेंदे की पत्तियां ले आई और जहाँ डंक था वहाँ लगा दिया। यही देहाती दवा थी। बच्चा थरथर काँप रहा था। डंक ज़्यादा जहरीला था, उसे बुखार हो आया। जब तक बुखार रहा भौजी अपना और मेरे घर आंगन की एक किए रही। 1 जून तो उनके यहाँ चूल्हा तक नहीं जल सका। भैया हंसते हुए आए और मेरी रानी की ओर लच करके कहा, झगड़ा हो तो ऐसा कि मेरा खाना बंद हो गया। भैया का भोजन मेरे ही घर पर हुआ। तभी तो आज भौजी नहीं है और मेरी रानी अपने को उनके दोनों बच्चों की धर्म की माँ समझती है। और उन दोनों की शादियाँ में उसने क्या क्या न किया। भौजी थी तो कलह थी, उनकी स्मृति ने उस कलह को स्नेह में बदल दिया। मैं जब जब उस संपादक दोस्त के निकट जाता हूँ तो इच्छा होती है कि उनसे चरण छू लूँ। उम्र में मुझसे बुजुर्ग भी हैं और जब जब भौजी की याद आती है तो दोनों हाथ मिलकर मेरे सिर से जा लगते हैं, प्रणाम भौजी। इस प्रकार बाल गोविंद भगत और भौजी का चरित्र रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने बड़े ही अच्छे ढंग से चित्रित किया है। इसका यह सेशन समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको मैराथन क्लास भी चाहिए तो बताइएगा, मैं लाने की पूरी भरसक प्रयास करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।